नमस्कार, भारत माता की जय। स्वदेशी नमस्कार। पॉडकास्ट नमस्कार सर। स्वदेशी पॉडकास्ट के आज के सफ़र में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि जुड़े हैं, जिनका नाम है सीए अनिल शर्मा सर। तो अनिल शर्मा सर वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी शोध संस्थान, स्वावलंबी भारत अभियान और ऐसे बहुत ही अनेक विचार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से प्रेरित अनेक इनिशिएटिव्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता और भूमिका निभा रहे हैं। और पूर्व में भी वो संघ की विचारधारा से प्रेरित कई थिंक टैंक्स में और कई इनिशिएटिव्स में तो उन्होंने काफी प्रोएक्टिवली राष्ट्र की सेवा करी है। और अगर मैं उनके विषय में बताना चाहूँ, बताने पे आऊँ, तो हो सकता है शायद 1 घंटे की पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएगी। तो आप लोगों का समय ना ज्यादा ना लेते हुए मैं सर का शो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और मुझे अपने पॉडकास्ट में मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि स्वदेशी पॉडकास्ट में हमारे मेंटोर भी हैं सर। तो सर, अभी वर्तमान में जैसे संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, तो ऐसे में सब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी खुद की संघ की यात्रा कब शुरू हुई, और संघ का कोई ऐसा विचार या प्रेरणा सीख जिसने आपकी जो राष्ट्रवाद के प्रति जो आपकी सोच थी उसको और रिफाइन किया हो, या आपके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया हो सर। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं 1980 में दिल्ली आया था। और आते ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी नई नई पास की थी। तो यहाँ पर मैं कानपुर से आया था। मेरा जो पुराना स्थान था वो कानपुर था। तो यहाँ यहाँ पर आने के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ग्रुप था जो सीए शाखा लगाया करता था जब वो विद्यार्थी थे। और आपस में बहुत बड़ा ग्रुप था। और सभी साथी लगभग जब 1980 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके थे, तो उनके साथ रहने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बातचीत सारी पता चली। उसके बाद उनके उनके कहने पर मैंने, क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत रुचि रहती थी, तो उन्होंने मुझे बीजेपी के इकोनॉमिक सेल में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहां पर मैंने काफी काम किया। ये देखिए, आज इस बात को 42 साल हो गए हैं। और उसमें करीब 3-4 साल वहां पर बहुत सारे पब्लिकेशंस, चाहे वो विदेशी मुद्रा के बारे में उन दिनों बातचीत हुआ करती थी कि वहां पर काला धन है, उसको कैसे वापस लाया जाए। और विकास के और बहुत से तरीकों पर वहाँ चर्चा रहती। उस पे ऐसे बहुत से मैंने पुस्तकें और पब्लिकेशंस वहाँ किए। संघ में अ, मैं कहूँ कि अगर बहुत ही अ, औपचारिक रूप से जब मेरा आना हुआ वो है 1994 में। उस वक्त आदरणीय मदन दास देवी जी, जो एक बहुत वरिष्ठ प्रचारक थे और भूतपूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर कार्यवाह भी रहे। तो उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐसा संगठन बनाने की बात की कि जो अ, राष्ट्र की प्रगति में काम करे। और ऐसा संगठन, उसको उन्होंने नाम दिया भारतीय वित्त सलाहकार समिति। तो ऐसा एक संगठन हम लोगों ने बनाया। मैं उसमें जो शुरू में जो सब कार्यकर्ता रहते हैं, ऐसे 7 कार्यकर्ता में मैं भी था। और हमने उसके बाद उसमें बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस तरह से राष्ट्र निर्माण में काम कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर हम काम करते रहे। और इन्हीं दिनों 2010 2009 में मुझे एक पीएचडी करने करने का मन हुआ। तो उस वक्त जब मैंने पीएचडी ज्वाइन की, तो मेरे को जो गाइड मिले वो मिले डॉक्टर अश्विनी महाजन। और डॉक्टर अश्विनी महाजन से, जो उस वक्त स्वदेशी जागरण मंच में ही सह संयोजक, राष्ट्रीय सह संयोजक थे, तो उन्होंने फिर मुझे अब कहा कि आप स्वदेशी जागरण मंच में ही काम करो।
तो मैं कह सकता हूं कि 2010 से फिर मैं स्वदेशी जागरण मंच में पूर्ण रूप से काम कर रहा हूं। और जो आपने मुझे बात दूसरी पूछी कि ऐसा क्या विशेष रहा जो जिसने मुझे आरएसएस की तरफ आकर्षित किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने, क्योंकि मेरे पिताजी डिफेंस में थे, तो उनकी पोस्टिंग हर 2-2 3-3 साल बाद अलग अलग जगह रहती थी। तो ऐसा कोई फॉर्मल, जब मैं कॉलेजेस में था तब उस वक्त ऐसा कोई फॉर्मल कहीं संघ से जुड़ने का मौका नहीं मिला। तो 1980 में जब मैं आया और इन सब से बातचीत हुई, तो मुझे जितने ये सब स्वयं सेवक थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, इनमें एक विशेष उनमें एक जो गुण दिखाई दिया, वो ये था कि एक देशभक्ति की भावना उनमें, और दूसरा एक सेल्फलेस जो सेवा भाव था, जो मतलब बिना किसी कि मुझे इसका कुछ परिणाम मिलना चाहिए, जिसे हम कहते ना, चाहे वो और जो बात थी वो कोई, उनको अगर पद मिला हुआ है तो वो उसको दायित्व की तरह समझते थे। ये कुछ ऐसी बातें थी, तो मुझे लगा कि ये एक जो भी इस संगठन से जुड़ा है उसमें ये भावना कूट कूट के भरी भरी है। तो इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और इसी कारण से मुझे संघ में जुड़ने का बहुत मन हुआ, और यही यहीं से मेरी यात्रा संघ के साथ प्रारंभ हुई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो सर, अब अगली जिज्ञासा के ऊपर मैं बढ़ना चाहूंगा कि आप जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है और आप भारत सरकार की नीतियों को काफी क्लोजली सलाह भी देते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। तो अभी एनडीए सरकार 2014 से लेके अब तक, तो एनडीए सरकार की कुछ मुख्यतः कुछ मेजर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आप बताना चाहें। जी, देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ मैं 4-5 बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहूँगा इसमें। 2013 में कंपनीज एक्ट बना, जिसको अप्रैल 2014 से लागू किया गया। जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने कंपनीज एक्ट को लाने का प्रयत्न तो किया, पर उसमें बहुत खामियां थी। तो जब एनडीए सरकार 2014 में आई तो उसने उन खामियों को दूर करके और कंपनीज एक्ट को एक बहुत ही वाइब्रेंट एक्ट, जो एक पूरे विश्व में एक ऐसी उम्मीद थी कि एक नया कंपनीज एक्ट बनेगा, तो ये एक सबसे पहली 2014 में ही एक सफलता मुझे लगता है एनडीए सरकार की रही। दूसरा, 2016 में जब बैंकों की हालत बहुत खराब थी और एनपीएज का बहुत एकदम बोलबाला हो गया था, बैंकों को लगभग नष्ट कर दिया था इन एनपीएज ने, और किस तरह से वो लोन दिए जाते थे उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो उस वक्त इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो लाया गया, जिसने एक पूरे एनपीए को ही बदल के रख दिया, और वहां पर बहुत अच्छी बैंकों को रिकवरी हुई। और उस कोड का जो सबसे एक मुख्य बिंदु ये था कि उसमें दोनों रेजोल्यूशन और डिसोल्यूशन दोनों का ही प्रावधान था। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक व्यापार अगर किसी कारण से इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी में आ रहा है, तो उस अगर वो चलने लायक है तो उसको चलाया जाए। पर जो ऐसे व्यवसायी जिन्होंने कुछ गलत करके बैंकों का पैसा रोका था, तो उस ऐसे प्रावधान की वो उनसे पूरा का पूरा मैनेजमेंट छिन जाता था, छिन जाता है रादर। तो उसके कारण ये बहुत इफेक्टिव रहा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी सफलता एनडीए की है, सरकार की। फिर आप सभी आजकल जीएसटी की बात होती है, तो जीएसटी जब ये लाया गया 2017 में, वन नेशन वन टैक्स करके, तो हमें मालूम है चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं कि किस तरह से सेल्स टैक्स और जितने भी हर तरह के टैक्सेस, लोकल टैक्सेस स्टेट लेवल पे हुआ करते थे, उन सब से छुटकारा मिला। और जीएसटी ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, जिसका सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि अचीवमेंट ये रही कि एक जो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी थी वो बहुत फॉर्मलाइज हो गई। जो कभी लोग जो टैक्स नेट में नहीं थे वो भी उसमें आए। तो उससे एक अच्छा, आज आप देखते हैं करीब
पौने 2 लाख करोड़ का हर महीने का कलेक्शन जीएसटी का रहता है। और अब जीएसटी 2.0 अभी हुआ है, और किस तरह से दिवाली पर उसका इम्पैक्ट दिखा है। तो ये जीएसटी का पूरा जीएसटी को लाना और उसको इस तरह से सफल करना, ये एनडीए की बहुत बड़ी सफलता है। अ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसा प्रयास रहा जिसमें देखिए, एक रूरल इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था। पूरे के पूरे गांवों में लोग, हर हर किसी को बैंकिंग सुविधाएं देनी थी। तो ऐसी स्थिति में जन धन योजना एक ऐसा स्टेप लिया गया एनडीए सरकार द्वारा, जिसने सभी को बैंकिंग सुविधाओं को यूज करने के लिए सक्षम किया। और साथ ही उस पूरे पैसे का, क्योंकि बहुत सा पैसा जो सरकार कुछ अपनी वेलफेयर स्कीम्स में देती थी, उसको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके एक बहुत बड़ी लीकेज जो एक सिस्टम में आ गई थी करप्शन के कारण, वो रुकी। और वो पैसा सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम में आया, बैंकों के पास ही रहा वो पैसा, और जो बैंकों ने उसको आगे इंडस्ट्री को लोन देकर उसको व्यापार अपने आर्थिक गतिविधियों में उसको प्रयोग किया। तो जनधन एक योजना भी मुझे लगता है कि एक सक्सेस स्टोरी है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव, स्पेशली जो जिसने डिफेंस सेक्टर में जितना बड़ा इसने देखिए, एक एक ही पॉलिसी डिसीजन हुआ कि हमें जो अपना डिफेंस का इंपोर्ट है, इसमें से 30% को लोकली प्रिक्योर करना है। ये एक पॉलिसी डिसीजन हुआ। इसकी वजह से आप देखते हैं कि कितना बड़ा इकोसिस्टम पूरे डिफेंस प्रोडक्शन का आज खड़ा हो गया है। हम अब अपनी आवश्यकताओं को, लगभग 80% अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ मुझे लगता है ऐसे रिफॉर्म्स रहे जो एनडीए के सक्सेस स्टोरीज में उनको माना जा सकता है। सर सर एक और जिज्ञासा है कि सर एक भारतीय होने के नाते जब मैं ये जो सो कॉल्ड ग्लोबल बिग फोर्स हैं, पीडब्ल्यूसी, इन सबको मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहीं पे हमारा भारतीय टैलेंट वहाँ पे काम करता है, ऊंचे पदों पे भी वहाँ पे भारतीय हैं। और साथ ही साथ मगर उनकी जो, क्योंकि वो विदेशी कंपनी है, तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो उसी हिसाब से हैं, एक एमएनसी कल्चर है वहाँ पे। तो मेरे मन में एक बार बार सवाल आता है कि अब हम भारतीय होते हैं, होने के नाते हम ग्लोबल कंपनीज में काम करते हैं, हमारी खुद की बिग फोर्स जैसी कंपनीज भी होनी चाहिए। तो इसके पीछे सर आपकी क्या सोच, और साथ ही साथ रेटिंग एजेंसी के बारे में भी, जैसे मूडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, वहां पे भी भारतीय काम कर रहे हैं, तो हमारी खुद की रेटिंग एजेंसी हो, हमारी खुद की बिग फोर कंपनीज हो, सर इस विषय में आप बताना चाहें जी, सर। बिग फोर देखिए, ये बिग फोर सिर्फ भारत ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व में एक जो कंसल्टेंसी और ऑडिट, इन दोनों क्षेत्रों में अपना एक तरह से वर्चस्व बनाया हुआ है, मोनोपोली है। वो एक तरफ उन्हीं कंपनियों को सलाह देते हैं कि ऐसा करो, और दूसरी तरफ उन्हीं कंपनियों का ऑडिट करते हैं कि ये जो आपने किया, ये ठीक किया या नहीं किया। तो एक जो बहुत बड़ा एक इसमें एनॉमली नजर आती है, वो ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ही पॉलिसी बना रहे हैं, आप ही उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और आप ही उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वो ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से इन लोगों ने एक जाल बिछाया हुआ है कि किस तरह से किस काम को आगे बढ़ाना है। पॉलिसी में उस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं सरकार। तो कहीं ना कहीं, और इसमें हमारा भी दोष है। वो मैं कहूँगा कि हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो जिसमें हम टेंडर के द्वारा इनवाइट करते हैं कि आइए आप हमें इस काम के लिए कंसल्ट ये सर्विसेज दीजिए। तो अगर आप देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ कि एक करप्शन भी दिखाई देता है, जहां पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से टेंडर बनाए जाते हैं कि जहां पर ये बिग फोर ही रहते हैं और कोई दूसरा अप्लाई ही नहीं कर सकता है।
तो इस कारण से इन्होंने अपना यही लगभग प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। तो उसकी वजह से उनका वहाँ बने रहना एक वो इसको पूरा कर पा रहे हैं। और देखिए, जब इतना बड़ा उनका संगठन होता है तो उसमें वो टेक्नोलॉजी पर भी पैसा खर्च करते हैं। तो उसकी कुछ प्रशंसा भी हम कर सकते हैं कि ऑडिट में उन्होंने अच्छे ऑडिट टूल्स में पैसा लगाया और एक अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की। परंतु जो मैंने आपसे फिर से बात की कि एक उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण उनके क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं इसके पीछे। अब एक विदेशी कंपनियां यहाँ आती हैं, उनके ऑडिटर भी विदेशों से ही आते हैं, और यही बिग फोर क्योंकि वहाँ भी ऑडिटर होते हैं। तो यहाँ तो एक तरह से उनके इस व्यवहार से जो हमारे लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो आगे डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके, हालांकि अभी अगर आप देखें, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने कुछ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स इन बिग 4 5 की निकाली हैं, और उसमें नजर आता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का विषय उन्होंने भी हाईलाइट किया है। और दूसरी बात यह है कि अभी आजकल ऐसा कुछ डेवलपमेंट चल भी गया है कि पहली बात कि हम पूरे के पूरे जो हमारा कंपनीज एक्ट में एक पूरी सर्विसेज की बात आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उनको ऑडिट और नॉन ऑडिट में हम उसको विभाजित करें, और एक ही फर्म दोनों काम ना करे ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। ऐसी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। और जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उसमें बहुत से ऐसे प्रयास, मुझे तो लगता है कि अगर ये भी कह सकता हूं मैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही से प्रेरित होकर ही ऐसी कुछ फर्मों ने अब संगठित हो गई हैं कुछ, वो अपना भारतीय बिग फोर, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि हम हमारे बिग फोर भी होने चाहिए। करीब 56,000 करोड़ कंसल्टेंसी में अगर ये बिग 4 या 5 ले जाएं तो बड़ा हैरानी होती है। तो ये पैसा बाहर क्यों जाए, हमारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे अपने कंसल्टेंट्स के पास क्यों ना रहे। तो इस तरफ प्रयास हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर आपको अच्छे परिणाम भी, और ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो टेंडर बिजनेस है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस तरह से सुदृढ़ किया जाए कि वहाँ पर जो छोटी फर्म्स हैं, जो जिनकी अभी नेटवर्थ उतनी नहीं है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो इससे मुझे लगता है कि जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होगा, और ओवर ए पीरियड हम अपने बिग फोर खड़े कर पाएंगे। जहाँ तक क्रेडिट रेटिंग की बात है तो हमने स्वदेशी जागरण मंच में इस पर बहुत काम किया है, और बहुत सी ऐसी रेटिंग हैं जो एजेंसीज हैं उनकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो वो कुछ धूमिल सी नजर आती है, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आते हैं, कुछ उनके पीछे विमर्श खड़े नजर आते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल साफ नहीं हैं। तो उनके किसी कारणवश, क्योंकि उनको जब वो भारत में कुछ कमियां दिखाएंगे तभी उनकी फर्म यहाँ पर आकर कंसल्टेंसी करेंगी, आकर सुझाव देंगी, और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उनको एक काम, ये रेटिंग एजेंसीज का ऐसा बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो अब सामने आने लगा है। हमने चाहे वो सॉवरिन रेटिंग हो या हंगर इंडेक्स हो, ऐसे बहुत सी एजेंसीज को देखा है, और उनके पीछे जो डेटा वो यूज करते हैं उसमें कितनी धांधली हो रही है, कितने वो कहना चाहिए कि शैलो डेटा के ऊपर ही वो पूरी की पूरी देश की एक रेटिंग किए कर दे रहे हैं। तो ये बहुत अब उनको एक्सपोज किया गया है, और उसी के दौरान हम लोगों ने कुछ प्रयास अपनी रेटिंग एजेंसीज के, जैसा आपने देखा होगा कि नीति आयोग के सहयोग से अभी हंगर इंडेक्स पर काम चल रहा है। एक बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारी अपनी एक एजेंसी हंगर के ऊपर इंडेक्स निकालना शुरू करेगी। ऐसे और भी बहुत से ऐसे क्षेत्रों में रेटिंग एजेंसी लाने की जरूरत है। और देखिए, रेटिंग एजेंसी का जो महत्व है वो है उसकी साख।
कि क्या वो अपना काम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और तथ्यों के आधार पर कर रही है। इसको स्थापित करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर मुझे लगता है कि भारत में ऐसे प्रयास अब शुरू हो गए हैं जहां पर हम अपनी ऐसी एजेंसीज को की तैयारी कर रहे हैं। और ओवर ए पीरियड, स्पेशली अगर हम उसको धीरे धीरे ग्लोबल साउथ इन कंट्रीज में धीरे धीरे लगाएंगे, तो फिर बाद में ये जो हमारे विकसित देश हैं, बाकी यूरोप वगैरह, इनमें भी उसकी मान्यता बढ़ेगी। इस तरह प्रयास जारी हो गए हैं। जी। धन्यवाद सर। तो किस तरीके से आपने इतने आसान शब्दों में ये जो ग्लोबल ऑडिट फर्म्स हैं कंसल्टेंसी के नाम पे, और ये रेटिंग एजेंसी, किस तरीके से उन्होंने पूरा जाल फैलाया हुआ है उस पे आपने, और किस तरीके से हम लोग सुखद परिवर्तन बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर अब अगली जिज्ञासा सर मेरे मन में है स्वदेशी शोध संस्थान के बारे में जानने के लिए, कि स्वदेशी शोध जी। संस्थान की के को बनाने के पीछे क्या सोच रही, कब वो एस्टेब्लिश किया गया, और और भी आगे जाके जैसे अभी वर्तमान में क्या क्या किन किन विषयों पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और इस बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहें सर। जी, बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे याद आता है कि 2018 में एक स्वदेशी जागरण मंच ने ही एक स्वावलंबी भारत न्यास ऐसी एक ट्रस्ट का सेक्शन 8 कंपनी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि स्वदेशी की भावना को लेकर ऐसा एक प्रबुद्ध वर्ग खड़ा किया जाए जो अ, भारत की समृद्ध विरासत को कैसे वो सुरक्षित रख सके, कैसे उसके गौरव को बढ़ाए, और जो एक विकास की भारतीय अवधारणा उसको सामने रख सके, और जो हमारा युवा है उसको स्वावलंबन की ओर कैसे प्रोत्साहित कर सके। इन उद्देश्यों को लेकर ये न्यास 2018 में बन गया था। इसी न्यास में बढ़ते बढ़ते 2023 में नवंबर में हम लोगों ने एक विधिवत रूप से स्वदेशी शोध संस्थान की घोषणा की। उसका रोड मैप तैयार किया गया, और एक भारत एट 2047 रोड मैप फॉर डेवलपमेंट, ऐसा करके एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। 2 दिन की वो गोष्ठी थी, और वहाँ पर इस फॉर्मल स्वदेशी शोध संस्थान को हमने लॉन्च किया। और अप्रैल 2024 में उसका लोगो, उसका ध्येय वाक्य और वेबसाइट का लोकार्पण हुआ। धर्मस्य मूलम अर्था, ये उसका ध्येय वाक्य है। और इसमें बहुत समझ सकते हैं आप, पूरा एक हमारे सांस्कृतिक धरोहर इसमें पूरी की पूरी समाहित नजर आती है, जब विशेष रूप से जब हम आर्थिक जगत की बात करते हैं। तो ऐसे उद्देश्यों को लेकर स्वदेशी शोध संस्थान आगे बढ़ रहा है। और आपने अभी इन दिनों स्वदेशी शोध संस्थान का अपना एक पूरा भवन बन गया है, जिसका हम लोगों ने नाम भी ज्ञान कुंज रखा है। हर तरह से हम चाहते हैं कि उसको हर हमारे कार्य में, हर हमारे प्रयत्न में स्वदेशी नजर आए। तो देखिए, अब स्वदेशी शोध संस्थान में काम को आगे बढ़ाने के लिए करीब 11-12 विषयों को अभी चिन्हित किया गया है, जिसमें डेमोग्राफी एक पहला विषय है। डेमोग्राफी से मतलब है कि जो टीएफआर हमारे देश में कम हो रहा है, ऐसा हमें उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है। और जो हमारा इस वक्त 15 से 29 साल की जो एक 37 करोड़ की युवा शक्ति हमारे पास है, इसका डेमोग्राफी डिविडेंड कैसे हम ले सकते हैं। और इस पीरियड के बाद हमें, जब ये डेमोग्राफी डिविडेंड हमारे पास नहीं रहेगा, तो ऐसी क्या तैयारी करें कि हमें बाद में कोई ज्यादा कष्ट ना हो। ये सब एक इस विषय को लेकर एक डेमोग्राफी का एक सेगमेंट चुना है। इसके बाद डिजिटल इकोनॉमी की भी बात करते हैं,
और इकोनॉमी से लेकर इकोनॉमी के जितने आयाम हैं उनको, उनके विषयों पर शोध करना। फिर एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी, ये तीसरा विषय है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स एक चौथा विषय रख सकते हैं आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने अभी देखा ही होगा, मैंने अभी आपसे डिफेंस प्रोडक्शन की भी बात की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम अभी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी का पार्ट एक बना है। फिर जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एक ये हम कहते हैं कि भारत को अगर हमने समृद्ध बनाना है तो उसको सशक्त भी बनाना है। सशक्त से ही समृद्ध उसके साथ ही जुड़ता है। तो जो सशक्तिकरण है उसके लिए सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में और क्या क्या शोध किया जा सकता है, कैसे इस सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड, और विशेष रूप से उसमें जो अभी एनर्जी का विषय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सब एनर्जी के कारण ही, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो रेयर अर्थ हो, इसको लेकर खूब इस वक्त पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। तो ये भी एक हमारा विषय है। फिर एम्प्लॉयमेंट, मैं इस बात पर, इसमें काफ़ी लंबी बात आपसे कर सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि हमारा स्वावलंबी भारत अभियान भी है। मुझे लगता है कि आपका एक प्रश्न कभी उस पर भी जरूर रहे या आप उस पर बात करना चाहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट एक विषय हमारा है। इसके अलावा ग्लोबल आउटलुक एंड भारत, हम चाहते हैं कि, आपने अभी देखा ही है कि किस तरह से भारत अब एक ऐसी भूमिका पूरे विश्व में निभा रहा है जहां पर वो एक सिर्फ अपने आप ही को स्थापित नहीं कर रहा है, वो पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है। ग्लोबल साउथ का लीडर, एक स्वाभाविक लीडर हम बन गए हैं। और अब तो आपने डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप में भी, चाहे वो G20 हो, वहां पर भी भारत की भूमिका को देखा है। भारत किस तरह से एक हर काम में हर किसी की नजर भारत पर है, उसको देख रहा है कि भारत क्या चाहता है, वो क्या करवाना चाहता है। ये इस तरह का एक ग्लोबल आउटलुक, इसमें भारत को क्या प्रयास करने हैं और भारत इसमें कैसे और आगे लीड ले सकता है। अमेरिका और चाइना की जो एक हेजिमनी है, उसको तोड़ते हुए या उसको एक तरफ रखते हुए हम अपनी एक पूरे विश्व में अपना क्या रोल देखते हैं, ये एक विषय हम इस पर काम करते हैं। इन विषयों के अलावा हमने दो ऐसे और सेगमेंट बनाए हैं जो विषय नहीं है, वो भौगोलिक, जैसे एक दो विषय वो हैं चाइना और पंजाब। तो चाइना एक ऐसी, देखिए उस चाइना से हमारा इंपोर्ट कितना है, 100 बिलियन से ज्यादा हमारा डेफिसिट उसमें रहता है उनके साथ। तो उन पर अपनी, और वो हमारा एक बहुत मित्र देश तो बिल्कुल नहीं है, शत्रु देश ना भी कहें, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बदलती रहती है। तो उस पर हमारी निर्भरता कैसे कम हो, और चीन और भारत एक साथ जिन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, चीन एक ऊपर तक पहुंचा, तो कहीं ना कहीं उनके मॉडल की जो अच्छाइयां हैं उनको हम सेलेक्ट करें, चुनें और उनको अपनाएं। ऐसा भी इस एक विशेष सेगमेंट में हम लोग सब ये करने वाले हैं। पंजाब का विषय इसलिए चुना कि पंजाब कभी भारत का सबसे एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रगतिशील राज्य हुआ करता था, जो आज उसकी हालत बहुत खराब है। हर क्षेत्र में वहाँ पर पलायन है, युवा वहाँ पर रुक नहीं रहा है, कृषि का वहाँ बुरी हालत है, बॉर्डर स्टेट है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है। इन सब विषयों को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक पंजाब चेयर और एक चाइना चेयर, ऐसे दो विशेष सेगमेंट हमने इसमें बनाए हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि हमने अप्रैल 2025 में एक दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जो स्वदेशी शोध संस्थान की भूमिका में रही। उसमें पांच देश की 5 यूनिवर्सिटीज को मिलाकर
वो ऐसी संगोष्ठी हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड की भी यूनिवर्सिटी थी। और उस कार्यक्रम में वो उसका पूरा का पूरा थीम जो था, विजन 2047, प्रॉस्पर एंड ग्रेट भारत, इस तरह के थीम के साथ ये हमने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस की। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमें मिला, वो ये हुआ कि वहां पर बहुत सी और संस्थाएं, जिसमें आईआईटीज भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े। और उन्होंने हमारे साथ एमओयूज किए स्वदेशी शोध संस्थान के साथ। और वो उन्होंने कहा कि हम मिलकर स्वदेशी के विषय, जो हमने उनको ये सब बताए, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, इन विषयों पर हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो इस तरह के वहाँ पर 30-35 एमओयू तब हुए, जो आज की तारीख में 70 एमओयू हो चुके हैं। और हमारे डॉक्टर विकास सिंह, जो इसको काम को देख रहे हैं, उन्होंने हमें ऐसा क्या कहना चाहिए, प्रॉमिस दिया है कि वो जल्दी ही इस संख्या को 100 तक पहुंचा देंगे। तो 100 ऐसे संस्थान, जो विशेषज्ञ संस्थान कहे जा सकते हैं, ऐसे संस्थानों के साथ जब स्वदेशी शोध संस्थान अपने विषयों पर अब आगे शोध कार्य करेगा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी ही स्वदेशी विषय को लेकर, जो हमने ये अपने क्षेत्र बनाए हैं, इन पर अच्छे पेपर्स, अब अच्छे पॉलिसी इनपुट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर। बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा रही है, और आई थिंक इसको सुनने के बाद सभी के समाज में सभी की जिज्ञासा जागे कि और अधिक वो स्वदेशी के बारे में जाने। तो जी सर, जी स्वावलंबी भारत अभियान के विषय में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से सहयोग करता है, मतलब इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार में बताएं सर। जी 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 जी। देखिए, स्वावलंबी भारत अभियान की पहले पृष्ठभूमि में आपको बताता हूँ कि देश में बेरोजगारी की समस्या से कोई अपरिचित नहीं है। लगभग पिछले 70-75 सालों से ये समस्या हर बार आती है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। तो स्वदेशी जागरण मंच में इस पर विचार होता था कि इस समस्या को कैसे इसको सुलझाया जाए। तो जब ये भी, जैसे अभी मैंने बताया कि ऐसी जब हम लोगों ने इस पर विचार किया, तो ये भी नजर आया कि जो हमारी 15 से 29 साल की एक युवा शक्ति है, जो 37 करोड़ के करीब हैं, और लगभग हर साल 90 लाख युवा एक रोजगार की तलाश में हर साल सामने आ रहा है। तो क्या क्या किया जा सकता है इनके लिए? तो ऐसे में अ, एक विचार आया कि हमें इस समस्या को पहले समझना है और इसको सुलझाने के लिए कुछ प्रयत्न करने हैं। तो स्वावलंबी भारत अभियान की जो कहना चाहिए कि बीज, ये इस उसके साथ रखा गया, इस समस्या को सामने। ये बात है फरवरी 2021 की। 2021 में एक संघ के जो आर्थिक समूह है, जिसमें 6 संगठन हैं, उन 6 संगठन की एक कर्णावती में, मतलब अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई। और वहां पर यह तय हुआ कि इस बेरोजगारी को की समस्या पर काम करने के लिए हमें कुछ बहुत ही एक व्यापक रूप से योजना बनाकर कुछ काम करना चाहिए। तो वो समझिए फरवरी 2021 एक शुरुआत हुई। और 12 जनवरी 2022, जनवरी 2012 है या कुछ ऐसी 22 डेट है, जनवरी 2022 में एक विधिवत रूप से इस अभियान की घोषणा हुई। इस अभियान में, इसका नाम अभियान क्या क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसमें पहले तो मैं आपको बताऊं कि आर्थिक समूह के 6 संगठन, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सेवा और सामाजिक संगठन है, ऐसे 9 संगठन। और इसके अलावा समाज में, भारत के पूरे समाज में करीब उस वक्त 9 ऐसी और संस्थाएं, जिसमें जोहो कॉरपोरेशन, फिर कनेरी मठ,
ऐसे बहुत सी करीब संस्थाओं ने मिलकर ये तैयारी की कि हाँ, हम इस पूरे अभियान में काम करेंगे। जैसे हमने कहा कि मैंने पूछा, आपको बताया कि अभियान के पीछे क्या, इस शब्द को प्रयोग करने का, उन्होंने कहा कि हमें कोई संगठन नहीं खड़ा करना है, हमें एक अभियान चलाना है और इस अभियान को जल्दी ही पूरा करना है। तो एक टाइम बाउंड एक तरह से एक्टिविटी करनी है, इसलिए इसमें शब्द अभियान को जोड़ा गया। आपको याद होगा मार्च 2022, ये मैंने आपको जनवरी की बात बताई जहां हमने इसको विधिवत रूप से इसके बारे में बात की। तो कुछ ही 2 महीने बाद ही मार्च 2022 में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रतिनिधि सभा होती है हर साल, तो वो उस साल की सभा कर्णावती में हुई, और वहां पर भी संघ ने स्वावलंबन और इसके बारे में, उद्यमिता के बारे में एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि हम सबको स्वावलंबन और उद्यमिता के लिए काम करना चाहिए। तो इससे हमारे पूरे इस अभियान को और भी बल मिला, और जो संघ परिवार के जितने भी और संगठन हैं वो सब भी हमारे इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ गए। और आज आप देखेंगे कि लगभग संघ के सभी जो संगठन हैं, और इसके अलावा करीब और 50 से 60 सामाजिक संगठन उसमें, अपने धार्मिक संगठन भी हैं, सामाजिक संगठन भी हैं, और व्यापारिक संगठन भी हैं, वो सब मिलकर इसको इसको कार्य कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें काम क्या हो रहा है। बेरोजगारी तो एक विषय है ही, कि रोजगार सबको देना है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा स्वावलंबी भारत अभियान का, वो था कि हम इसके वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। वो क्या मतलब है वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन? देखिए, भारत में कभी भी बेरोजगारी नहीं थी। आप अगर इसका इतिहास भी हमारा उठा के देखें, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी जैसा शब्द था ही नहीं, हर कोई अपना काम करता था, हर कोई उद्यमी था। तो इस कारण कभी हम लोगों ने, हमारी जो पूरी आप हिंदी की डिक्शनरी देख लीजिए पुरानी, उसमें नौकरी शब्द नहीं है। तो जब नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी भी शब्द वहां नहीं है। तो हम उद्यमिता और अपने स्वावलंबन में ही हमेशा काम किया करते थे। मैं आपको बता रहा था कि स्वावलंबी भारत अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इसमें एक वैचारिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने की बात सामने रखी गई। तो उसके उसमें हमने कहा कि हम एक जो रोजगार की एक नई परिभाषा देंगे, उस परिभाषा में हम नौकरी की बात नहीं करेंगे, हम स्वरोजगार को भी उसका पार्ट बनाएंगे। तो जब हमने इस परिभाषा की, नई परिभाषा की बात की, तो बात आई कि सिर्फ नौकरी ही रोजगार का साधन नहीं है, स्वरोजगार भी एक रोजगार का साधन है। तो इसलिए युवा को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना स्वावलंबी भारत अभियान का एक मुख्य उद्देश्य बना। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कार्यशैली इसमें बनाई गई कि देश भर में युवाओं से हम संपर्क साधते हैं, उनके कॉलेजेस में जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि भाई, आप नौकरी के पीछे क्यों भागते हो, आप अपना व्यवसाय शुरू करो। अपना व्यवसाय करोगे तो उसमें आप नौकरी अ, लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनोगे। तो यू शुड बी जॉब प्रोवाइडर रादर देन जॉब सीकर, ऐसी भाषा में जब उनसे बात की तो बहुत से बच्चों ने, बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा। मैं भी बहुत से कॉलेजेस में गया तो वहां पर बहुत से बच्चों ने कहा कि हमने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, कुछ वेबसाइट के थ्रू या कुछ नेट पर कुछ ना कुछ कर रहे थे, और कुछ कॉलेज के बाद, समय के बाद अपना व्यवसाय कर रहे थे। और बहुत स्टार्टअप्स, एक तो स्टार्टअप वो हुए जो फॉर्मल डीपीआईआईटी में रजिस्टर होते हैं, इनफॉर्मल इतने स्टार्टअप्स के बारे में बातचीत सामने आई। हर कोई प्रयत्न कर रहा है कि मुझे भी कुछ नया करके दिखाना है।
तो ये बहुत एक अच्छा अनुभव रहा, और हमने उसको बहुत, इस अभियान के तहत उसको बहुत और प्रोत्साहित करने की बात भी हमने इसमें की। जगह जगह देखिए, और एक और जो विशेषता इस अभियान की रही है, वो ये कहना चाहिए कि हमने इसको ये नहीं कहा कि ये कोई दिल्ली में या केंद्र में स्थित अभियान है। इसको हमने कहा कि ये जिला स्तर पर ये अभियान चलेगा, क्योंकि जब तक हम जिला स्तर पर काम नहीं करेंगे, ये इस अभियान की सफलता आनी मुश्किल है। तो जिला स्तर पर जाकर जिला के कॉलेजेस में स्टूडेंट से बात करना, उनको एक और एक्सपेरिमेंट जो किया इसी अभियान में, उसका नाम रखा उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन। वहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर थे, उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया कि देखिए, ये ऐसा उद्यमी है जो आप में से ही उठ के आज इतना बड़ा व्यवसाय कर रहा है। जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल हमें नजर आया। फिर इसके बाद, क्योंकि आज पूरा युवा डिजिटल माध्यम से काम करता है, तो एक MySBA.com, एक पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, जो वर्चुअली जो हम फिजिकल काम कर रहे थे उसका वर्चुअल वर्जन MySBA.com में नजर आया। इसमें विशेष रूप से युवा को प्रोत्साहित करना कि आप स्वरोजगार में जाओ। उसके लिए अगर कोई आपको किसी तरह का कौशल की जरूरत है, तो वो क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आपको ऐसा स्किल सेट मिल सकता है। आपको अपने काम को प्रारंभ करने के लिए कुछ फाइनेंसिस की जरूरत है, तो वो क्या सोर्सेज हैं। उनको करने में आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, कुछ सोर्सेज कहाँ से सामान मिल सकता है, ऐसी सारी जानकारी एक केंद्र के स्तर पर एकत्रित करके उसको पूरे जिला स्तर पर देने की हम लोगों ने तैयारी की हुई है। और जिला स्तर पर रोजगार सृजन केंद्र, ऐसी हर जिले में रोजगार केंद्र स्थापित हों। वो अलग भी हो सकते हैं, कुछ कई कई जगह पर वो कॉलेजेस में ही, कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट करके वहाँ पर जगाई है। और अब उसके बाद उन उन जिला केंद्रों को अच्छी तरह चले, उसके लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी एक संख्या हमारे पास आ गई है, जो इसको इस काम को पूरे पूर्ण रूप से पूरे दिन उसमें लगकर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रशिक्षण पर बहुत हम लोगों ने ध्यान दिया है, ताकि जो देश भर में पूरी जिलाओं में जितना भी ये काम हो रहा है, वो एक स्तरीय काम, एक ही तरह का काम हो। ऐसे पूर्णकालिकों का बहुत बड़ा एक ग्रुप अब हमारे पास है। मुझे लगता है कि स्वावलंबी भारत अभियान जरूर रोजगार से संबंधित, जिसमें हमने स्वावलंबन या स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप कह सकते हैं कि इसमें 3 लेयर बन गई। एक नौकरी, नौकरी के लिए भी प्रयास करें। दूसरा स्वरोजगार, अपना रोजगार। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको स्वरोजगार से भी ऊपर कहीं जाना है, तो आप उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, जिसमें चाहे वो फिर स्टार्टअप हो या और उससे ऊपर आपने कुछ काम करना हो, बड़ा काम करना हो, इंडस्ट्री में ऐसी बढ़ानी हो, तो उसके लिए भी ऐसा इकोसिस्टम बन सके, युवा उसके लिए प्रोत्साहित हो, ऐसे प्रयास हमारे इसमें चल रहे हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि 2022 से ही ये प्रारंभ हुआ है, तो एक तरह से पूरी देश भर में एक व्यवस्था खड़ी हो गई है, और उसका अब चलना तय है। और मुझे सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया है। पहले व्यक्ति के विचार पे काम किया, उसको बताया कि नौकरी से उठकर आप अपना खुद का व्यापार कीजिए। उसके बाद उसको पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार है, सब कुछ। कोई व्यक्ति MySBA में जाए या हमारे कार्यकर्ताओं से मिले, तो उसको पूरा सहयोग इस उद्यमिता में, एंटरप्रेन्योरशिप में काफी अच्छा सहयोग मिल सकता है सर। तो और इसमें आपके अभी काम माध्यम, काफी करना है, बाकी है जी। हाँ जी, तो सर अभी तक के काम के लिए भी आपके माध्यम से पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद मैं सर। जरूर आपके
तो आपके सर मैं अगली विचार जरूर सबसे साझा करूंगा जी। जी धन्यवाद सर। सो सर अगली जिज्ञासा मेरे मन में है सर कि जब हम जैसे स्वदेशी अपना पूरा इकोसिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऐसे में जो हम लोकल एम्पावरमेंट हम लोग करेंगे, उसको हम लोग जो ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ हम लोग मतलब किस तरीके से हम लोग स्वदेशी के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू मतलब अपने को कैसे लाइक रिलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अब आप ये मान के चलिए कि जो ग्लोबलाइजेशन, या हम बात करते थे विश्व कि भाई सारा एक ही, सब एक एक साथ काम करना चाहिए हमको, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब आई मीन ग्लोब इज ए विलेज और समथिंग, ऐसी जो जो बातें थी वो धरी की धरी रह गई हैं। जी आपने, अगर आप देखें, चाहे वो कोरोना का पीरियड रहा हो या अब ये टैरिफ जब लगाए हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं इन बातों ने ये प्रूव कर दिया है कि ग्लोबलाइजेशन तभी तक था जब वेस्ट, जो पाश्चात्य देश थे, उनको उसका लाभ था। अब उनको उसका लाभ नजर नहीं आ रहा है, तो वो इससे पीछे हट रहे हैं। तो अब हर कोई, चाहे वो मागा हो, जहां मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहें, या आप और भी किसी देशों को, चाहे पूरा का पूरा यूरोप इस बारे में बात कर, हर कोई अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट जो क्रिटिकल, जो बहुत उनके लिए जरूरी साजो सामान है, वो उनके पास अपना ही हो। तो कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी इस बात को पहले समझ लिया होता। स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से ही कहता रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए अच्छा नहीं है, इतनी उस पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। पर अब इन नए जो एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो कोरोना हो, देखिए कोरोना में क्या हुआ, आप जब आपके पास पीपी किट तक नहीं थे, वैक्सीन भी नहीं थी, अपनी पूरी इतनी बड़ी जनता, 140 करोड़ जनसंख्या को किस तरह से बचाया? तो अल्टीमेटली स्वदेशी से ही काम हुआ। हमने अपना वैक्सीन बनाया, हमने अपनी इंडस्ट्री ऐसी उनको प्रोत्साहित किया, अल्टीमेटली पीपी किट भी हमारे यहाँ बने, बल्कि बने ही क्या, हमने उनको एक्सपोर्ट भी किया। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि अब रियलाइजेशन के बाद ये सरकार भी, और सरकार के जो एक उनका एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है, वो भी समझ गया है कि निर्भरता ही एक अच्छा सल्यूशन है। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से जो ग्लोबलाइजेशन के बाद साथ साथ चला, वो चला ग्लोबल सप्लाई चेन, कि आप भैया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन जाइए, और आप वही काम करिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, बाकी किसी और को करने दीजिए। तो उसकी बहुत बड़ी एक उसका एक बहुत बड़ा तंत्र अभी ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। तो उस तंत्र ने कुछ फायदे दिए हैं। जैसे अगर आज आप हम मोबाइल फोन जो हमारे यहाँ असेंबल होता है, उसकी बात करें एप्पल की, तो देखते हैं कि कितना बड़ा एक व्यापार खड़ा हो गया है। और हम हैं क्या, हम ओनली एक सिर्फ जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका पार्ट ही है। उसके सारे पार्ट्स दूसरे विदेशों से आते हैं, टेक्नोलॉजी कहीं और से आती है, हम उसको असेंबल करते हैं और उसको फिर पूरे विश्व में बेचते हैं। तो ऐसे कुछ प्रयास चलते रहेंगे, और ये जरूरी भी हैं। पर इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें अपने जो स्वदेशी संसाधनों से अ, सामानों को बनाकर उसका एक्सपोर्ट करना, ताकि किसी भी स्थिति में, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास अभी सब पूरे हर क्षेत्र की टेक्नोलॉजी आ गई है, हर क्षेत्र के हमारे पास सामान अवेलेबल हैं। अब जैसे तेल को ही ले लीजिए, अब नहीं है तो नहीं है, तो उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए विदेशी मुद्रा भी चाहिए। तो उस विदेशी मुद्रा की कमी ना रहे, तो ऐसे इतना ग्लोबलाइजेशन हमें रख करना है। बाकी मुझे लगता है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता ही हमें इसको हमारे लिए एक क्या कहना चाहिए कि अच्छा और बहुत लाभदायक प्रयास होना, हम अभी अपनी डिपेंडेंसी को दूसरे देशों पर रखें। जी सर।
तो सर, अभी वर्तमान में एनडीए सरकार 2014 से लेके अब तक एनडीए सरकार की कुछ ऐसे मुख्य इनिशिएटिव्स जो आपको लगता हो कि जो स्वदेशी की विचारधारा से काफी क्लोजली लिंक हो। देखिए, आप अगर हमारी सरकार की अगर जो बहुत से अ, प्रयास हुए, चाहे जिसमें वो अ, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हों, वोकल फॉर लोकल की बात करते हों, मेक इन इंडिया की बात करते हों, डिजिटल इंडिया की बात करते हों, और अब हाल में अगर आपने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात आई है, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, ये स्वदेशी प्रिंसिपल्स पर ही आधारित। आप देखिए, इनके शब्दों में ही ये बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो सफलता है वो सामने दिखाई दे रही है। अभी मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का अनुभव सबके दिमागों में ताजा है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया और इस तरह के जो इनिशिएटिव, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, इनके इनके इन इनिशिएटिव के तहत जो काम हुए, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल बनी हो, चाहे वो नाविक हमारा जीपीएस सिस्टम बना हो, जो हमारा अपना स्वदेशी रहा, इन सब ने, चाहे वो आकाश तीर जो पूरी मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों हमारे, इन सब का प्रभाव आपने देखा। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम ये इन चीज़ों को के हम मालिक हैं। हम अब और देश हमारे से इन चीज़ों को मांग रहे हैं कि हमें आप बेचिए ये। तो ये कहीं ना कहीं स्वदेशी का एक जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्वदेशी प्रिंसिपल्स पर किए गए, उनका एक सुखद परिणाम आपके सामने है। और मुझे लगता है कि अभी अ, आने वाले समय में भी जो जैसे आप एक और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि जब ये बात हुई कि हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, तो बोले जी यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया जाए? तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए इंडस्ट्री को जहां से एक्सपोर्ट होना है, ऐसे पोर्ट्स के पास लाया जाए। या अगर वो उनको नहीं ला सकते, रॉ मटेरियल के पास रखना है, तो उनको वहां तक ले जाने के लिए अच्छी रोड हो, उनके रेलवे का साधन अच्छे हों। इस तरह की पूरी योजना एक देश भर में सोचकर जो प्रधानमंत्री गति शक्ति एक का पूरा मिशन एक बना हुआ है, इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट में लगभग 2 से 3% कमी आ रही है। ये देखी जा रही है। इसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक थोड़ा वायबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अभी फाइनेंस कॉस्ट एक उसमें एलिमेंट है जिस पर और काम होना बाकी है, पर एटलीस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट में। और इसके अलावा एक पूरी पूरी हम कहें कि देशवासियों के लिए भी आज अपने पूरे देश में किसी भी स्थान को घूमना, वहाँ जाना इतना सुविधाजनक हो गया है। चाहे वो हमारी वंदे भारत ट्रेन्स हों, या आज हर छोटे से छोटे जगह पर आप एयरपोर्ट्स देख रहे हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेकर मुझे लगता है कि एक बहुत इस सबके पीछे स्वदेशी की भावना आपको बहुत प्रखर रूप से दिखाई देगी। जी सर, इन सभी इनिशिएटिव से सर हम सभी भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा रहता है। जी और सर, एक दो चीजें और हमारे साथियों ने जिज्ञासा के रूप में प्रश्न भेजे थे। वे जानना जी चाहते हैं कि कोई ऐसे पॉलिसी चेंज या कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो जी। आप अपने मंच के द्वारा आप सरकार को मतलब बताना चाहें, सो दैट वो स्वदेशी की मूवमेंट को और अधिक बढ़ावा दिया जाए इसके। जी। अ, इसमें भी मैं समझता हूँ कि कुछ 5-6 बिंदु मैं आपके सामने रख सकता हूँ अभी। सबसे पहला बिंदु है कि एक हमारे को एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। देखिए, आज हम प्रयास कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में आए, क्योंकि जब उत्पादन देश में आता है
तो उत्पादन के साथ साथ रोजगार भी देश में आता है। हमने जब पूरी अपनी डिपेंडेंस इंपोर्ट पर करी, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने सिर्फ डीलर और ट्रांसपोर्टर ही क्रिएट किए। हम्म। तो वो आप देख ही रहे हैं किस तरह से इंपोर्ट होता है। और जेप्टो और ये इनमें हम सिर्फ वही अपने पूरे के पूरे अपनी युवाओं को एक डिलीवरी बॉय की तरह उनको हमने बना दिया है। तो वो एक क्रिएटिव और एक उसमें पूरी पूरे जो क्रिएटिव एक संस्था जो मैन्युफैक्चरिंग से ही आती है, उसमें उसका उसका पार्टिसिपेशन हो। तो इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है, जिस पर हमने कई बार बात की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर काफी काम हुआ है। और पर अभी और भी काम होना बाकी है। अभी भी जब हम एमएसएमई सेक्टर की जो यूनिट्स हैं उनसे जब हम बात करते हैं, तो आज भी वो कहते हैं कि करीब 150 ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जिनको कर 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 ही वो अपना काम कर सकते हैं। और उनमें से बहुत सी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जिनको आसानी से हटाया जा सकता है। वो अभी भी हम कॉलोनियल माइंड सेट में बैठे हैं। उसको हटाते हुए कैसे हम अपने उद्यमियों को एक सम्मान दें। और उस सम्मान के देने का एक ही तरीका है कि इस तरह की जो हमने बहुत से लॉज जो एक तरह से उन पर बेड़ियां की तरह लगते हैं, उनको हम हटाएं और उनको एक अच्छा काम करने की तरफ बढ़ावा दें। एक तीसरा सुझाव जो हम दे रहे हैं वो है पीपीपी मॉडल। अभी तक आपने सुना होगा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें हम कुछ सुझाव दे रहे हैं कि इसमें पब्लिक पहले ना रख के प्राइवेट पहले रखें। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और उसके पीछे एक बहुत कॉन्सेप्ट है। तो जहां पर प्राइवेट इनिशिएटिव ले, सरकार पब्लिक सेक्टर उसको सपोर्ट करे और ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, तो एक अच्छी सफलता उसमें देखी जा सकती है। देखिए, हमारी जो एक स्वदेशी विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो नेचर को लेकर हमको बहुत ध्यान रखना है। हमारी जितनी भी आगे की बड़ी एक्टिविटीज हों, उसमें हम उनको कैसे क्लाइमेट चेंज को देखते हुए कैसे नेचर फ्रेंडली बना सकें, ये एक एस्पेक्ट हमें बहुत पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर फ्रेंडली कैसे बने, हमारी कृषि नेचर फ्रेंडली कैसे बने, जिसमें हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम करें, कम करते करते उसको बंद करें। ऐसा प्रयास करना, मुझे लगता है इस पर कोई हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। और अंत में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम आजकल कल्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं। चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे भारत में इतनी बड़ी विरासत है, इतने सुंदर मंदिर हैं, इतने सुंदर और पर्यटन स्थल हैं। और हमारे पास योग और आयुर्वेद जैसी ज्ञान की एकदम इतना ज्ञान हमारे पास है। उसको अगर हम रीपैकेज करके अच्छी तरह से करें, तो हम एक ऐसा एक्सपोर्ट अर्निंग एक सेक्टर हम बना सकते हैं जो हर तरह से हमारे लिए अच्छा है। हमारे बहुत युवा को वो एम्प्लॉयमेंट देगा, वो नेचर फ्रेंडली होगा, और हमारे लिए विदेशी मुद्रा इकट्ठा करने में वो हमें सहयोग देगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर भी भारत सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। एक हाँ, एक आखिरी प्रश्न सर, अभी आज के वार्तालाप के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि अ, अब हम भारत में अमृतकाल की तरफ, अमृतकाल में हम लोग हैं, तो ऐसे में जो कोई लंबे समय के लिए कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी आप देखना चाहते हैं भारत में जो इम्प्लीमेंट हो?
जी जी। अच्छा प्रश्न है। पर इसमें मैं मेरे तीन सुझाव हैं। तीन मतलब दो सुझाव तो मैंने लगभग आपसे बात की ही होगी, और तीसरा थोड़ा सा नॉन अनकन्वेंशनल है। पहला सुझाव जो मुझे लगता है हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो आज भी हम कहते हैं कि भारत ग्रामीण में ग्रामों में बसता है। अगर हमारा जो आर्थिक विकास का मॉडल है वो ऐसा हो जो ग्रामीण विकास से बढ़े, जिसका बेस ग्रामीण विकास हो, और ग्रामीण विकास से हम भारत के आर्थिक विकास का मॉडल बनाएं, इसके ऊपर हमें एक अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस पे कुछ जैसे कहते हैं ना, सब थिंक टैंक को इस पर विचार कर पे इसको कैसे किया जाए। देखिए इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। आज एक माइग्रेशन का इतना बड़ा इशू है। देखिए आजकल विशेष ट्रेन चल रही है, क्यों? क्योंकि बिहार में लोगों को छठ पूजा के लिए जाना है। तो क्या ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि उनको अपने ही स्थान पर, वहां पर जो एक जिसके लिए वो नौकरी के लिए यहाँ भागते हैं, वहां पर क्यों हम उनको ऐसी सुविधाएं, ऐसी फैसिलिटीज नहीं दे सकते कि जहां वो अपना रोजगार और अपना स्वरोजगार तैयार कर सके। तो ऐसा ग्रामीण विकास आधारित एक आर्थिक विकास का मॉडल, ये मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एक हमें वापस अपनी अ, सांस्कृतिक धरोहर को समझना है। भारत एक बहुत ही विकसित अर्थव्यवस्था था। एक ये नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भारत तो कभी विकसित था ही नहीं, और भारत की जो इतिहास है वो यही अंग्रेजों के टाइम से ही शुरू होता है, उससे पहले कुछ था ही नहीं। पर आप इतिहास में जब जाएंगे, एंगस मैडिसन जैसी लेखकों की जब की पुस्तकें पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि भारत एक बहुत ही विकसित अर्थव्यवस्था थी, जहां पर पूरे ग्लोबल जीडीपी का हम करीब 30%, हमारा 33% हमारा शेयर हुआ करता था। तो हमें उन ये पीछे जाकर एक बहुत अध्ययन करना चाहिए कि वो क्या नीतियां थी, वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या पूरे ऐसे तंत्र था जिसमें हम वो अचीव कर पाए। ठीक है, हम अभी पुराने उसमें तो नहीं जाएंगे, पर उसको युगानुकूल और देशानुकूल परिवर्तन करके वैसी ही पॉलिसीज को अगर हम लाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। ऐसी धरोहर कि जिसमें और किसी के पास नहीं है, वो हम ही लोगों के पास है। हमारा इतना पुराना इतिहास है, इतना हम समृद्ध देश रहे, उसकी उसको पूरा स्टडी करते हुए हम आगे बढ़ें। और एक जो मैंने कहा कि एक मेरा अनकन्वेंशनल सजेशन, वो ये पूरी की पूरी जो हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये देखिए ये भी मुझे लगता है कि जो एक अंग्रेजों ने अपने अपनी सुविधा के लिए खड़ी की गई एक व्यवस्था थी। कभी इसके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि देश इसके बिना चलेगा नहीं। चलिए मान लेते हैं कि नहीं चलेगा, पर कहीं ऐसा है कि इनकी माइंडसेट जो अभी एक रेगुलेटर की तरह है, वो कहीं एक मैनेजमेंट की तरह है, प्रबंधन की तरह उनके माइंडसेट में चेंज हो, उनकी वर्किंग में चेंज हो। तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक इसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं। इस पर और चर्चा करने का अभी जरूरत है। और अ, मेरे को ये तीन सुझाव ही आपके सामने रखने थे। जी सर। तो सर अभी समय की देखते हुए सर मुझे लगता है कि स्वदेशी पॉडकास्ट के साथ आपका जो सफर है अभी हम उसको अभी फिलहाल विराम कर सकते हैं, मगर ये निश्चित है कि सर आपको सुनने के बाद हमारी जो जिज्ञासा है वह और अधिक बढ़ गई है। तो भविष्य में भी हम आपसे, आप आपने आज समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी आपका सानिध्य हमें मिलता रहे ऐसी हमारी सर आपसे ये इच्छा है हमारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपने अपनी बात रखने का मौका दिया। जी स्वदेशी जागरण मंच में और बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जिस पर आप अगर समय देंगे तो हम उस पर और आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। भारत माता की जय।